हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजय स्टडी IQ। आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत का चैप्टर 5 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो इस वीडियो में हम इसे सीखेंगे। तो इस चैप्टर में हमें आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 तक डिस्कस करना है। तो आर्टिकल 1 में जो बताया गया है, इंडिया दैट इज भारत, जो नाम के बारे में बताया गया है वो किस तरह से डिराइव हुआ, उसको डिस्कस करने से पहले हम एक फिक्शियस स्टोरी डिस्कस करते हैं। देखिए, अंग्रेजों ने हमारे इंडिया पे कई साल राज किया। जब वो यहाँ थे तो उन्होंने उनकी इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको बहुत प्रमोट किया। तो इस ब्रिटिश पीपल का ये कहना था कि भारत का नाम इंडिया रखे, ठीक है। मगर दूसरी तरफ हमारे इंडियंस थे, वो ये कह रहे थे कि हमने इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए कई सालों से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, कई फाइट की हमने, तो इसका नाम तो भारत ही होगा, इंडिया नहीं होगा। तो इस तरह से एक फिक्शियस स्टोरी है। आपको याद रखना है कि उस टाइम में ऐसा हुआ था, कुछ कुछ लोग थे जो इंडिया नाम रखना चाहते थे और कुछ लोग थे जो भारत नाम रखना चाहते थे हमारे इंडिया का, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ हम वो देखेंगे। तो आर्टिकल 1 के अंदर बाद में इसका नाम क्या रखा है, देखिए, इंडिया दैट इज भारत। तो दोनों नाम लिए गए, लेकिन ऐसा ले इसमें इस तरह से मेंशन है, इंडिया दैट इज जो भारत है शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, वो यूनियन ऑफ स्टेट है। तो यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट क्या है हम वो अब डिस्कस करेंगे। आपको बस ये बताना था कि आर्टिकल 1 में हमारे इंडिया का, इंडिया दैट इज भारत, इस तरह से मेंशन किया गया है, उसके आगे शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों मेंशन किया गया है, इसका मीनिंग क्या है, बेसिक मतलब हम वो समझेंगे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये उसका एग्जाम्पल 1 है। आप देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है इंडिया और यूएसए का। तो यूनियन ऑफ स्टेट है, यहाँ पे देखिए मेंशन ये किया गया है कि एक अलग अलग स्टेट का इंडिया यूनियन है। एक अलग अलग स्टेट का ये बन के एक यूनियन बना है। इनके अलग अलग स्टेट में, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, अलग अलग स्टेट का हमारा यूनियन बना है, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इसके अपोजिट हम अगर यूएसए लेंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये अलग अलग स्टेट थे कुछ, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, वहां पे एक एग्रीमेंट हुआ और उसके तहत बना ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अब यहाँ पे एग्रीमेंट होने के कारण यूएसए में हमने देखा कि वहाँ पे अलग अलग स्टेट की अलग अलग सिटीजनशिप है, क्योंकि वहाँ पे एग्रीमेंट होके ये इस तरह से बना है। लेकिन हमारा इंडिया पहले से ही एक एक ही इंडिया था, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश आए, उसके बाद जो प्रोसेस हुई वो अलग है, लेकिन ऑलरेडी ये अलग अलग स्टेट नहीं थे, ये इंडिया का ही पार्ट थे। राजस्थान, गुजरात, बाद में इनको यूनियन किया गया, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। अब एग्रीमेंट अगर होता इंडिया में तो क्या होता, मैं आपको वो बताता हूं। अब देखिए, शाहरुख खान, करण जौहर और सलमान खान, ठीक है, इन तीनों ने एक कंपनी एस्टेब्लिश की जिसका नाम है SKS प्रोडक्शन। आप, ठीक है, SKS प्रोडक्शन ये कंपनी तैयार हुई। तो ये कंपनी जब तैयार हुई तो तीनों का एग्रीमेंट हुआ ना, ये अपने अपने इसमें फील्ड में ये बेस्ड थे, ये अपना काम कर रहे थे, कुछ प्रॉफिट के लिए इन्होंने एक कंपनी स्टेब्लिश कर दी जिसका नाम है SKS प्रोडक्शन। अब इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्या हो रही, देखिए, सलमान खान एग्रीमेंट की तो दैट डैश आई हैव पावर टू सक्सीड। तो हम क्या करेंगे, अगर सलमान खान ये एग्रीमेंट को तोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पे ये एक यूनियन नहीं हुई है। यहाँ पे एग्रीमेंट में क्या होता है, एग्रीमेंट में अगर किसी को वो आगे जाके पसंद नहीं आता है, उसमें वो अलग भी हो सकता है उस एग्रीमेंट से। तो यहाँ पे एग्रीमेंट में ये होता है, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जितने भी गुजरात, राजस्थान, गोवा, जितने भी स्टेट है, ये सबका एक यूनियन बना है। तो ये जब चाहे, जब अलग नहीं निकल सकते, नहीं तो कल जाके कश्मीर कहेगा कि मैं, मेरा तो तुम्हारे साथ एग्रीमेंट हुआ है इंडिया के साथ, अब मैं इंडिया के साथ नहीं रहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान के साथ चल जाऊंगा, मैं XYZ श्रीलंका के साथ चला जाऊंगा। नहीं, हमने ये एक्सेस नहीं दिया है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो इंडिया था पहले से ही एक इंडिया था, उसके अलग अलग ये पार्ट थे, बाद में ये यूनियन, इनको यूनियन में ला गया, यूनियन ऑफ स्टेट इनकी बनाई गई। तो यही फर्क होता है एग्रीमेंट में और यूनियन ऑफ स्टेट में। तो देखिए, वही इंडियन फेडरेशन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन यूनिट्स। तो वही यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है,
कंपोनेंट यूनिट हैज नो फ्रीडम टू सक्सीड फ्रॉम इट, वही कि ये अलग नहीं निकल सकता। यहाँ पे कश्मीर, सॉरी अपना राजस्थान अगर कहेगा कि नहीं मुझे आपके इंडिया में नहीं रहना है, मैं एक अलग अपना राजस्थान बोल के कंट्री स्टैब्लिश कर रहा हूँ, तो क्या वो कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। उसके बाद कल जाके अगर कश्मीर कहता है कि मैं पाकिस्तान में अपने आप को शामिल करना चाहूंगा, या पाकिस्तान में भी नहीं, मैं अपना एक अलग कश्मीर के स्टेट बनाना चाहता हूं, तो वो इतना उसको फ्रीडम नहीं दिया गया है, क्योंकि हमारे ये यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। कुछ पावर दिए गए हैं लेकिन इस तरह के पावर्स नहीं है। तो इस तरह से यूनियन ऑफ स्टेट स्टैब्लिश हुआ। तो उसके अंदर हमें देखिए ये तीन चीजें देखने को मिलती हैं इंडिया के अंदर। टेरिटरी ऑफ द स्टेट, ठीक है, उसके अंदर 28 स्टेट्स आते हैं। पहले ये 29 स्टेट्स थे, मगर उसमें का जम्मू एंड कश्मीर है जो अब यूनियन टेरिटरी में उसको शामिल कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे 28 स्टेट्स है। अब उसके बाद यूनियन टेरिटरी कितने हैं? तो 9 यूनियन टेरिटरीज है। जम्मू एंड कश्मीर इसमें शामिल किया गया है, जैसे मैंने आपको कहा, प्लस लद्दाख। तो पहले ये 7 थे, इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख इसमें ऐड हो गया। करंटली 9 यूनियन टेरिटरीज अभी इंडिया में है। इसके बाद आता है एक्वायर टेरिटरीज। तो अब एक्वायर टेरिटरीज क्या होता है? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर पाकिस्तान को हमने इंडिया में शामिल कर दिया किस तरह से भी, ठीक है, तो इसका मतलब हमने पाकिस्तान को एक्वायर कर दिया। पहले हमारे वो इंडिया का पार्ट नहीं था, हमने उसको फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई वॉर हो गई जिसमें हमने पाकिस्तान को जीत लिया, अब पाकिस्तान इंडिया में आ गया है, तो हमने पाकिस्तान को एक्वायर कर दिया। एग्जाम्पल, इस तरह से सिक्किम को भी हमने एक्वायर कर किया था 1975 में। मगर अभी अगर मैं करंटली बात करूं तो एक्वायर टेरिटरीज इंडिया में 0 है। तो बात आती है फिर सिक्किम क्या? सिक्किम आपने कहा तो हमने तो इसे एक्वायर किया है, ठीक है, हमने उसे एक्वायर किया था 1975 में, मगर अभी ये एक फुल फ्लेज स्टेट बन गया है, तो इसको स्टेट में हम काउंट करेंगे, नॉट इन एक्वायर टेरिटरीज। तो इस तरह से अभी एक्वायर टेरिटरीज 0 है, यूनियन टेरिटरी 9 है, पहले 7 थे, जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख इसमें ऐड हो गया, इधर का 29 का इधर आ गया, तो अभी 28 स्टेट्स है। तो ये हमारा इतना इंफॉर्मेशन थे यूनियन एंड इसकी टेरिटरीज के बारे में। इसके बाद देखिए, प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू स्टेट आर एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट। तो जैसे कि हमको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस थी, आर्टिकल 370 उसको में उसको मेंशन किया गया था, अब वो हट गया है, ठीक है। तो पहले हमारे इसमें कैसा मेंशन था? प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू स्टेट्स आर एप्लीकेबल टू एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने लॉज हैं तो ये हर स्टेट पे एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं थे। उस टाइम की बात कर रहा हूं जब आर्टिकल 370 था, तब इस तरह से हम उसे मेंशन करते थे। मगर अब आर्टिकल 370 हट चुका है, उसको जो जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल प्रोविजन मिला था वो अब हट चुका है। तो अब हम ये यूज करेंगे कि प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू स्टेट आर एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट। जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है ये सब पे, हर स्टेट पे लागू होते हैं, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। पहले एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर मतलब जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर बाकी सब पे लागू थे, मगर अब जम्मू एंड कश्मीर भी इसमें इंक्लूड होता है, तो इसे आप भूल जाइए। अब ये इस 370 लागू नहीं होता है जम्मू एंड कश्मीर पे, उसे हटा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद है आर्टिकल 2। तो इसमें क्या बताया गया? देखिए, पावर टू एडमिट यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट, पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट, क्या डिफरेंट है इसमें? तो आर्टिकल 2 में यह बताया गया है कि कोई अगर स्टेट है जो इंडिया का पार्ट नहीं है, तो हमारे पास ये पावर टू एडमिट यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट, इंडिया के अंदर हम उससे शामिल कर सकते हैं एज हमारी न्यू स्टेट। एग्जाम्पल फिर से, अगर हम पाकिस्तान को भी शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अब ये बाहर का पार्ट है, ठीक है, तो यही बताया गया इसमें। और इसमें डिफरेंट क्या है? देखिए, पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट, ऑलरेडी कोई हमारे इंडिया का ही पार्ट है, हमारे इंडिया की ही वो स्टेट है, उसको हम डिवाइड करके, ठीक है, उसको 2 स्टेट में कर सकते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात को हम अलग अलग कर दिया जैसे हमने, उस तरह से एक ही स्टेट को हम 2-2 स्टेट में डिवाइड कर सकते हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है, तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। ये बाहर का कोई इंक्लूड कर सकता है, वो उसके बारे में बताता है, यार हमारा ऑलरेडी हमारे पार्ट है लेकिन हम उसको डिवाइड करके कोई एक अलग स्टेट बना रहे हैं, ये इसके बारे में बताता है।
इसके बाद है आर्टिकल ट्री। आर्टिकल ट्री में क्या बताया गया है देखिए, फॉर्म न्यू स्टेट बाय एडिंग टू और मोर स्टेट। एक नई स्टेट बनाना, उसके अंदर ऐड करना, कोई दूसरे स्टेट ऐड करके एक नई स्टेट फॉर्म करना। इसके बाद यूनाइटिंग स्टेट, उसको यूनाइट करना। उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज एरिया, कोई ऑलरेडी एक स्टेट है उसको उन्होंने हाफ कर दिया, भाई ये इसका आधा पार्ट किसी और स्टेट में डाल देंगे, एक इंडिविजुअल उसको स्टेट बना देंगे। तो उस तरह के जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 3 में बताया गया है। नाम चेंज करना, नाम अल्टर करना, नाम बदलना, इस तरह का जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 3 में मेंशन किया गया है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूं मैं, मुझको फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र का नाम बदलना है, ठीक है, तो क्या ये इतना सिंपल है कि मैं एक कागज पे लिख के दे दूंगा कि भाई इसका नाम महाराष्ट्र से XYZ कुछ भी आप रख दो? इतना सिंपल नहीं होता है। ये बता दिया कि आर्टिकल 3 में इस तरह से हमको प्रोविजंस दिए गए हैं, मगर इसकी एक प्रोसेस होती है, हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए आर्टिकल 3 में जैसे मैंने आपको बताया, फॉर्म न्यू स्टेट बाय एडिंग टू और मोर स्टेट, यूनाइटिंग स्टेट कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज एरिया, ठीक है, चेंज नेम। तो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं किस तरह से ये होता है। तो हमारे जो केजरीवाल साहब क्या कर रहे हैं, दिल्ली का नाम बदलो। अब ये नींद में से उठ के आ गए और उन्होंने बोल दिया कि दिल्ली का नाम बदलो। तो हमारे जो, अब इनको सेंटर के पास तो इसके लिए जाना ही होगा। अब वो सेंटर क्या कहता है, मोदी जी क्या कहते हैं, केजू जैसा बोलता है करो। अब इन्होंने जैसे कहा कि केजू जैसा बोलता है केजरीवाल, ऐसा करो, नाम चेंज हो जाएगा दूसरे दिन? नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रोसेस आपको समझना है, एक रफ मैंने आपको ये यहाँ पे प्रोसेस बताया है। बाद में हम इसको किसी और वीडियो में जो बिल की प्रोसेस होती है उसमें डीप में डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने क्या किया था, स्टोरी कहाँ तक चल रही थी कि केजू जैसा बोलता है वैसा करो। तो एक इसका बिल बनेगा, ठीक है। अब ये बिल जो जाएगा हमारे जो राष्ट्रपति होंगे उनके पास होगा ये अभी, ठीक है। जो ये बिल है कि डायरेक्ट पार्लियामेंट में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम जब कोई नाम चेंज करते हैं किसी स्टेट का, तो हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हम ला रहे हैं, इसलिए हमें बिल इंट्रोड्यूस करके ये प्रोसेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में हम चेंजेस कर रहे हैं तो क्या स्पेशल मेजॉरिटी यहाँ इस केस में लगेंगी इस नाम चेंज करने के लिए या नहीं लगेंगी? आगे मैं उसके बारे में बताता हूं, जिसको अगर इसका आंसर पता होगा तो वो कमेंट कर सकता है, ठीक है। तो अब ये बिल जो है हमारे राष्ट्रपति के पास जाएगा, ठीक है। वो उनकी परमिशन देंगे, उसको बिल को चेक करेंगे और उनकी परमिशन होने के बाद ये जो बिल है ये डायरेक्ट पार्लियामेंट में अभी भी नहीं जाएगा। ये बिल जो है ये हमारे उस पर्टिकुलर स्टेट की जो अथॉरिटी है, ठीक है, लेजिस्लेटिव है, मतलब वहां की जो स्टेट लेजिस्लेटिव है, जैसे कि अभी अब दिल्ली की बात कर रहे हैं तो केजरीवाल के पास जाएगा वो। अब ये क्या करेंगे, उनको ये बिल दिखाएंगे कि भाई तुमने तो कहा था कि दिल्ली का नाम चेंज करना है, चलो एक्सेप्टेड, हम उसका नाम चेंज कर रहे हैं आपकी स्टेट का। हम आपको ये बिल बता रहे हैं, हमने इसका नाम दिल्ली का नाम रखा, समझ लीजिए आपने रखा इसका नाम संभाजी नगर, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहाँ पे। तो आप केजरीवाल कहेंगे नहीं मुझे ये नाम बिल्कुल नहीं पसंद है, मगर आप यहाँ पे केजरीवाल की ज्यादा नहीं चलेंगी एक। तो इसमें जब आप इनको केजरीवाल जी को हम बिल बता रहे हैं तो इनको समझो फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्शन ले रहे कि नहीं मुझे ये नाम पसंद नहीं है, तो इसमें आप ये ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर एक मुंह दिखाई की तरह उनके पास हमने बिल लेके आ गया। आप जो भी चेंजेस करना है राष्ट्रपति कर सकते हैं, मगर एक प्रोसेस के थ्रू उस पर्टिकुलर स्टेट के लेजिस्लेचर को वो बिल बताना पड़ता है। तो यही सारी प्रोसेस होती है। इसके बाद ये पार्लियामेंट में जाता है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, ठीक है, तो उसके हिसाब से इसकी प्रोसेस होती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। डायरेक्ट भी हम नाम नहीं चेंज कर सकते हैं, रातों रात भी नहीं होता है, इस प्रोसेस के थ्रू हमें जाना पड़ता है। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि इस प्रोसेस के लिए नाम चेंज करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी लगेंगी या नहीं लगेंगी, हम आगे देखेंगे। तो देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर रहे हैं। अगर इस तरह के नाम हम चेंज करते हैं तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बिल हो जाएगा। तो अब ये बिल को स्पेशल मेजोरिटी लगेंगी क्या, या सॉरी सिंपल मेजोरिटी लगेंगी या स्पेशल मेजोरिटी लगेंगी? तो इसका आंसर है इसको सिंपल मेजोरिटी से भी यहाँ पे काम बन जाएगा। यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। ये कहाँ बताया गया है, ये बताया गया है आर्टिकल 4 में।
तो आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं कि आप आर्टिकल 4 की एक स्टडी कर लीजिए विकिपीडिया से या यूट्यूब पे कोई और वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में मैं उसको डिस्कस नहीं करता हूं, क्योंकि आपको एक होमवर्क भी मिल जाएगा और आपका नॉलेज भी उससे और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सेल्फ स्टडी इज ऑलवेज बेस्ट स्टडी, तो इतना मैं आप पे छोड़ देता हूं। तो इस तरह से ये प्रोसेस होती है, यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी भी से भी काम चल जाता है। अब इसके बाद क्या हुआ था कि कई जो स्टेट थे वो चाहते थे कि लिंग्विस्टिक बेसिक पे स्टेट का पार्टीशन हो। तो ये पूरी तरह से ठीक नहीं है कि लिंग्विस्टिक बेसिक पे कोई हम स्टेट स्टेब्लिश कर दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो आगे जाके वो जो लिंग्विस्टिक बेसिक पे हम स्टेट स्टेब्लिश कर रहे हैं वो अपना एक अलग स्टेट भी बना सकते हैं, क्योंकि वो उनकी यूनिटी हो गई। तो ये डेंजरस है हमारे इंडिया के यूनिटी के लिए। तो ये देखिए इस तरह देयर वाज अ डिमांड फ्रॉम डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन से डिमांड हो रही थी, मेनली साउथ इंडिया से, फॉर रीऑर्गेनाइज ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिक, कि आप जो स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो लिंग्विस्टिक बेसिक पे करो। कहाँ से ज्यादा हो रहा था? साउथ की तरफ से। Consequently, in June 1948 में क्या हुआ? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कमीशन स्टेब्लिश किया गया, धार कमीशन एंड जेवीपी कमिटी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने अपनी रिपोर्ट रखी, उसमें क्या कहा उन्होंने? नो स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिक। तो कुछ स्टडी तो किया होगा, उससे ये बोल रहे हैं कि लिंग्विस्टिक बेसिक पे इस तरह से हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते, हमारे देश के यूनिटी के लिए बहुत डेंजरस है। इसको आप समझ लीजिए। एक अलग ही टीम बन रही है लिंग्विस्टिक बेसिक पे, एक अलग स्टेट स्टैब्लिश हो रहा है, वो आगे जाके अलग निकल सकता है, बगावत कर सकता है। तो इन्होंने इनकी रिपोर्ट ये रख दी। अब इसके बाद देखिए क्या हो गया। इन 1952 द डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ तेलुगु मेजॉरिटी स्टेट, 1952 में डिमांड आ गई क्रिएशन ऑफ अ तेलुगु मेजॉरिटी स्टेट की, इन द पार्ट ऑफ द मद्रास स्टेट हैड बिकम वेरी पावरफुल। अब उसके बाद क्या हुआ? पोटी सेरामपुल्ली जो थे ये वन ऑफ द एक्टिविस्ट डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ तेलुगु मेजॉरिटी स्टेट। तो पोटी, इनका नाम याद रखना है आपको, पोटी सीरम मुल्ली जी थे, जो थे ये, इन्होंने वन ऑफ द एक्टिविस्ट डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ तेलुगु मेजॉरिटी स्टेट, ये डिमांड करने लगे तेलुगु मेजॉरिटी स्टेट की। ये क्या हो गया आगे? क्या हो गया? डाइड ऑन 16 दिसंबर को ये डाइड हो गए, इनकी मृत्यु हो गई इन 1952 आफ्टर अंडरटेकिंग अ फास्ट अनटू डेथ। ये फास्ट पे थे, तो इसमें उनकी डेथ हो गई। ये डिमांड कर रहे थे, क्या कर रहे थे? तेलुगु मेजॉरिटी स्टेट की। नाम याद रखना है आपको, ये पोटी सेरम मुल्ली इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इनकी क्या हो गई? इनकी डेथ हो गई। अब इसने बहुत हार्श रूप ले लिया। इसने तो उसके बेस पे जो फर्स्ट स्टेट थी आंध्र प्रदेश, क्रिएटेड इन 1953 ऑन लिंग्विस्टिक बेसिक। तो जैसे कि हमारे कमीशन ने क्या कहा था कि नहीं, ठीक नहीं है, धार कमीशन ने क्या कहा था कि लिंग्विस्टिक बेसिक पे आप कोई भी स्टेट स्टेब्लिश मत कीजिए। मगर इतना प्रेशर आ गया था, क्योंकि इनकी ये फास्ट पे थे, उनके वहाँ पे डेथ हो गई। बाद में हमको एज अ हम डेमोक्रेसी, हमें लोगों का भी सोचना है, पीपल का भी सोचना है, उनकी भावना को भी समझना है। तो बहुत प्रेशर के बाद जो फर्स्ट स्टेट थी आंध्र प्रदेश, क्रिएटेड इन 1953 ऑन लिंग्विस्टिक बेसिक, हमें याद रखना है ये पार्टीशन हुआ था, एक अलग स्टेट बनी थी लिंग्विस्टिक बेसिक पे, वो थी पहली आंध्र प्रदेश। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ पहले आप सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे है और भी कुछ पॉइंट्स, मगर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो अब एक स्टेट बनने के बाद ऑब्वियसली प्रेशर आएगा कि और भी स्टेट, दूसरे स्टेट भी कहेंगे कि आपने आंध्र प्रदेश तो बना दिया, अब हमारा भी बना दो लिंग्विस्टिक बेसिक पे। तो एक कमीशन आई, फजल अली कमीशन, अंडर फजल अली। ऑन डिसम्बर 22 1953 जवाहरलाल नेहरू अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन अंडर फजल अली। तो जवाहरलाल नेहरू ने एक कमीशन अनाउंस की जिसका नाम था फजल अली कमीशन। उसके हेड कौन थे? फजल अली। उसके दो और इम्पॉर्टेंट मेंबर थे, कई एग्जाम में इनके नाम आए हुए हैं, तो मैंने इनके देखिए इनके दोनों के नाम लिए, के एम पनिकर एंड एच एन खुंजरू। कई एग्जाम में इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन है, तो हमको ये तो याद रह जाता है फजल अली कमीशन है, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको अपॉइंट किया था, मगर हम ये नाम भूल जाते हैं और इस पे ही एग्जामिनर क्वेश्चन डालता है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो नाम है, आपको याद रखना है रिलेटेड टू फजल अली। इसके दो अदर मेंबर थे ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब ये
फजल अली कमीशन ने भी उनकी एक रिपोर्ट, सबकी उनको एज अ डेमोक्रेसी हमें कई पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के बाद इन्होंने भी इनकी रिपोर्ट रखी और इन्होंने क्या कहा हम आगे देखते हैं। तो इन्होंने मेन 4 पॉइंट रखा। इन्होंने कहा ठीक है ओके, आप अगर लिंग्विस्टिक बेसिक पे कोई स्टेट का पार्टीशन करते हो कीजिए आप, मगर ये 4 पॉइंट को आपको फॉलो करना है या आपके लिए मस्ट है, इसको आपको माइंड में रख के ही आप कर सकते हो। तो क्या देखिए, प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो आपको हमारे कंट्री की यूनिटी और सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना है, उसको भी प्रिजर्व करना है, उसको को भी स्ट्रेथनिंग करना है, ठीक है। तो आप कीजिए, मगर ऐसा मत कीजिए कि आप लिंग्विस्टिक बेसिक पे कोई और स्टेट एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो आगे जाके आप अपना ही एक अलग स्टेट बना लीजिए या आपके हिसाब से चल रहे हैं। तो आप एज इंडिया का पार्ट, हमारे इंडिया की सिक्योरिटी का भी और यूनिटी का भी आप ख्याल रखिए, उसको भी प्रिजर्व करिए। फिर देखिए, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी को भी आप संभाल के रखिए। तो एक होमोजेनिटी जो है उसको भी मेंटेन रखिए आप, हमारा जो कल्चर है उसको भी आप मेंटेन रखिए। तो ये सारे इनके पॉइंट है। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन पे भी उन्होंने फोकस किया था, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज ऑफ द नेशन। तो जो हमारा पीपल है इंडिया का, उनके वेलफेयर का भी हमें ध्यान रखना है, प्लानिंग एंड प्रमोशन का ऑफ ईच स्टेट एंड एज वेल एज ऑफ द नेशन। तो ये सारे पॉइंट को कंसीडर करके अगर कोई अपनी स्टेट को लिंग्विस्टिक बेसिक पे स्टैब्लिश करता है कीजिए, मगर ये सारे आपको उसके अंदर इन चीज़ों का पूरी तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही कहा था फजल अली कमीशन ने। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए फॉर मोर वीडियो ऑन इंडियन पॉलिटी। अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे भी मैं वीडियो बनाऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल विजन स्टडी IQ को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।